अस्सलाम वालेकुम। आज में टॉपिक का नाम है एंजाइम, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है नेचर के लिहाज से। देखा जाए जितने भी एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन इन नेचर हैं। इनको कैटालिस्ट का नाम दिया जाता है क्योंकि इंक्रीज़ करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, जो रफ्तार को बढ़ाते हैं वो कैटालिस्ट होते हैं। और एंजाइम सारे क्या हैं? कैटालिस्ट हैं। ये वर्क करते हैं इन एक्वस मीडियम। सारे के सारे जो एंजाइम हैं मोस्टली ये आपको एक्वस मीडियम के अंदर वर्क करते हुए नज़र आएंगे। एंजाइम के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक प्रोटीन पार्ट है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट है। जो प्रोटीन पार्ट है ये ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। टर्शरी कन्फर्मेशन मतलब कौन सी प्रोटीन है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्वार्टरनरी है। तो टर्शरी कन्फर्मेशन होती है और इसके पास हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। ज़्यादातर जो अमाइनो एसिड है वो मेंटेन करते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को, और कुछ अमाइनो एसिड जो वर्क करते हैं एज अ कैटालिस्ट, और वो जो फ्यू अमाइनो एसिड है वो बनाते हैं एक्टिव साइट को। एक्टिव साइट को बनाने वाले जो फ्यू अमाइनो एसिड हैं वो चार्ज बेरिंग होते हैं, मतलब उनके ऊपर चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए चार्ज बेरिंग साइट ये नाम है एक्टिव साइट का, क्योंकि इसके बाद चार्ज वाले अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। एक्टिव साइट को दो साइट का नाम दिया जाता है, ये बेसिकली बाइंडिंग साइट भी कहा जाता है, इसको कैटालिटिक साइट भी कहा जाता है। जब एक्टिव साइट किसी सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करेगी, शनाख्त करेगी और फिर उसको बाइंड करेगी, उस वक्त इसको बाइंडिंग साइट कहा जाता है। जब एक्टिव साइट किसी सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करती है प्रोडक्ट के अंदर, उस वक्त इसको कैटालिटिक साइट का नाम दिया जाता है। अब बात करते हैं वो पार्ट जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, जो एंजाइम का बगैर प्रोटीन वाला हिस्सा होता है, उसको कोफैक्टर कहते हैं। मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड कोफैक्टर। सबस्ट्रेट और एंजाइम को आपस में जोड़ना है, जो ब्रिज बनाता है वो कोफैक्टर है। केमिकल एनर्जी का सोर्स कोफैक्टर है। जो डायरेक्ट कैटालाइसिस में इन्वॉल्व होता है वो कोफैक्टर है। ये हमारे पास तीन फॉर्म में, एक है एक्टिवेटर, एक है कोफैक्टर को एंजाइम, एक है ना प्रोस्टैटिक ग्रुप है। मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ। एक्टिवेटर की एग्जांपल है मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर। कोएंजाइम डेरिवेटिव्स जैसे विटामिन्स FAD, NAD। प्रोस्टैटिक ग्रुप जैसे कि आप कह सकते हैं साइटोक्रोम। ये सारे के सारे नॉन प्रोटीन पार्ट को मैं नाम दे रहा हूँ, दे आर कॉल्ड कोफैक्टर है। चले ज़रा इनको और डिटेल में देखते हैं कोफैक्टर को। तो कोफैक्टर में आ जाता है एक्टिवेटर, कोएंजाइम और प्रोस्टैटिक ग्रुप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बॉक्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। यहाँ पे बड़ी दफ़ा MCQs बन जाता है। जैसे एक्टिवेटर इनऑर्गेनिक है, कोएंजाइम ऑर्गेनिक है, प्रोस्टैटिक ग्रुप हमेशा ऑर्गेनिक नेचर में होगा। एक्टिवेटर लूजली अटैच होगा, उतर भी जाता है, डी अटैचेबल है। कोएंजाइम लूजली अटैच होगा, डी अटैचेबल, उतर भी जाता है। और जो प्रोस्टैटिक ग्रुप है ये स्ट्रांगली अटैच होता है और ये नॉन डी अटैचेबल, ये उतरता नहीं है। ठीक है। बॉन्डिंग के लिहाज से एक्टिवेटर वीक बॉन्ड बनाता है, ये भी वीक कोएंजाइम। और जो प्रोस्टैटिक ग्रुप है जो उतरता ही नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है जिसका नाम है कोवलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल मैं बता चुका था, एक्टिवेटर में मेटालिक और नॉन मेटालिक आयंस आते हैं। कोएंजाइम में NAD, जैसे आप कहते हैं डिहाइड्रोजिनेस आ गया, FAD आ गया, विटामिन्स आ गया। और साइटोक्रोम जैसे कि प्रोस्टैटिक ग्रुप है जिसमें साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आ गया। ये सारे के सारे हमारे पास कोफैक्टर की तीन तरह की टाइप्स आ चुकी हैं। अगर ये कोफैक्टर किसी एंजाइम के पास नहीं है उसको कहते हैं अपो एंजाइम, हड हराम एंजाइम है। मतलब एक ऐसा एंजाइम जो विदाउट है कोएंजाइम या प्रोस्टैटिक ग्रुप। अगर आपने ये दो नाम नहीं लेना तो आप कह सकते हैं एंजाइम विदाउट कोफैक्टर इज कॉल्ड अपो एंजाइम। होलो एंजाइम एक्टिव एंजाइम होता है, एक ऐसा एंजाइम जिसके पास कोफैक्टर मौजूद होता है, दे आर कॉल्ड होलो एंजाइम। अपो एंजाइम की हमारे पास एग्जाम्पल है पेप्सिनोजन। और अगर होलो एंजाइम की एग्जाम्पल आपने पूछी तो उसका नाम क्या है? पेप्सिन है। तो पेप्सिन क्या है? जिसके पास कोफैक्टर है। पेप्सिनोजन जो कि उसकी दूसरी शक्ल है, उसके पास कोफैक्टर नहीं होता, दे आर कॉल्ड अपो एंजाइम है। अगर हम कहते हैं खसूसियात के लिहाज से, तो जितने भी एंजाइम्स है ग्लोबुलर प्रोटीन है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है, रिक्वायर होती है स्मॉल क्वांटिटी किसी केमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए। हर एंजाइम को कोफैक्टर की ज़रूरत होती है। बहुत स्पेसिफिक होते हैं नेचर के लिहाज से, जिसका नाम क्या है? एंजाइम है। बहुत सेंसिटिव होते हैं नेचर के लिहाज से, और एंजाइम का काम है लोअर करना, कम कर देना एक्टिवेशन एनर्जी को। और याद रखिए कि ये एक्टिव भी होते हैं और इनएक्टिव भी नज़र आते हैं, जिनका नाम क्या बेटा आप एंजाइम का नाम दे सकते हैं। एंजाइम का आगे आ जाता है मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म क्या है? कैसे कैटालाइसिस परफॉर्म करता है एक एंजाइम। जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा तो ES कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब ES कॉम्प्लेक्स के बाद सबस्ट्रेट टूट जाएगा तो EP कॉम्प्लेक्स मतलब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और लास्ट में वो प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया एंजाइम और प्रोडक्ट दोनों के आगे सेपरेट आ चुके हैं। अब यहाँ देखते हैं डायग्रामेटिकली, ये हमारे पास एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, और अटैच होने वाली जगह का नाम क्या? एक्टिव साइट है। जैसे ही इसके साथ अटैच हो गया ES कॉम्प्लेक्स बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया।
अटैच होने के बाद यही जो आपके सामने सबस्ट्रेट है ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद ये सबस्ट्रेट इसमें कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट के अंदर, क्या बन जाएगा, ईपी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ये एंजाइम चेंज कर देगा शेप ड्यू टू सबस्ट्रेट। तो शेप मतलब जो ज़रा सी चेंजेस होती है वो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, वो आगे मैं बता भी दूंगा। सबस्ट्रेट से क्या बन गया, ईपी कॉम्प्लेक्स बन गया। अब यहाँ पे जाके दोनों एंजाइम और सब प्रोडक्ट जोन से वो क्या हो गए, सेपरेट हो चुके हैं। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं ये एंजाइम का एक एक्शन है। इस पूरे एंजाइम के काम को ना कंट्रोल करने वाले दो प्रोसेस होते हैं, ये आपने याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूँ। एक फीडबैक इनहिबिशन है, एक प्रीकर्सर एक्टिवेशन है। मतलब पूरा एक एंजाइम काम करते जा रहे हैं, उनको रोकने वाला फीडबैक इनहिबिशन होता है, और जब वो एक पूरा रिएक्शन को रेट को तेज़ कर रहे हैं, उस रिएक्शन रेट को तेज़ करने वाला जो प्रोसेस होता है उसका नाम प्रीकर्सर एक्टिवेशन है। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 10 स्टेप हैं, 10 स्टेप हैं। उन 10 स्टेप के अंदर कितने एंजाइम होंगे, 10 एंजाइम होंगे। अगर एक रिएक्शन है, एक साइकिल है जिसमें 40 स्टेप हैं, तो 40 स्टेप के अंदर कितने एंजाइम होंगे, 40 एंजाइम होंगे। अब ये 40 एंजाइम मिलकर काम कर रहे हैं, इनको कंट्रोल करने वाले कौन से प्रोसेस हैं, जिनको आप चेन रिएक्शन कहते हैं ना। एक फीडबैक इनहिबिशन है, एक प्रीकर्सर एक्टिवेशन है। फीडबैक इनहिबिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एंजाइम अपने आप को रोकता है एक प्रोसेस के अंदर। मतलब कि एक्टिविटी इज़ इनहिबिटेड बाय ऑन प्रोडक्ट, अपनी प्रोडक्ट की वजह से अपने एक्टिविटी को रोकना, इनहिबिट करना, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है फीडबैक इनहिबिशन है। और अगर कोई एंजाइम एक केमिकल रिएक्शन को चला रहा है, वह प्रीकर्सर एक्टिवेशन, और प्रीकर्सर एक्टिवेशन का मतलब इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, तो वो एक प्रोसेस चलता जाता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक सबस्ट्रेट है, इसको तोड़ने वाला एंजाइम 1 है, ये आगे बन जाएगा, ये भी सबस्ट्रेट इसका है, ये इसको तोड़ के ये बना देगा, ये इसका प्रोडक्ट है, ये इसका सबस्ट्रेट है। आगे फिर एक एंजाइम वेट कर रहा हो, ये इस तरह से पूरा साइकिल चलता जा रहा है। एंड पे बन गया फाइनल प्रोडक्ट। जब ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया, ये रिएक्शन रुक गया, ये प्रोडक्ट की वजह से रुका, इसको कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्रोसेस चला है, एक सबस्ट्रेट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये जो चलाने वाला है इसको कहते हैं प्रीकर्सर एक्टिवेशन है। रोकने वाला फीडबैक इनहिबिशन है, और इस पूरे साइकिल को चलाने वाला प्रोसेस का नाम क्या है, प्रीकर्सर एक्टिवेशन है। तो हमारी बॉडी में जितने बड़े बड़े रिएक्शन चल रहे हैं उनको कंट्रोल करने वाले ये दो प्रोसेस हैं। इनके लिहाज से हमारे पास दो मॉडल्स हैं एंजाइम के एक्शन के लिहाज से, एक है लॉक एंड की मॉडल, एक का नाम है इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल ईमेल फिशर ने दिया था 1894 को। इसकी स्टेटमेंट ये थी कि एंजाइम बहुत सख्त होता है, रिजिड होता है, अनचेंज शेप, अपनी शक्ल को चेंज नहीं कर सकता। एंजाइम को छोड़ो, मेन बात करते हैं जो इसकी एक्टिव साइड है बहुत रिजिड है, नॉन रेगुलेटरी, वो अपने आप को रेगुलेट नहीं करती, सबस्ट्रेट के लिहाज से शक्ल को चेंज नहीं करती। सिंगल सबस्ट्रेट हाइपोथेसिस, ये एक सबस्ट्रेट को एक एंजाइम तोड़ता है, एक एंजाइम कभी भी दो सबस्ट्रेट को नहीं तोड़ सकता। ये मॉडल बहुत ज़्यादा हाईली स्पेसिफिक है एंजाइम और सबस्ट्रेट के लिहाज से। ये एंजाइम है, ये इसकी शक्ल है, और ये आप देख सकते हैं सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच हो रहा है एक्टिव साइड के साथ। जैसे ये जुड़ गया, ES कॉम्प्लेक्स बन गया, और ये प्रोडक्ट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ये अपनी शक्ल को चेंज नहीं कर सकता, ये नॉन रेगुलेटरी है, ये एक्टिव साइट है। ये कहना था लॉक एंड की मॉडल का, जिसका नाम क्या है, ईमेल फिशर है। इसी तरह हमारे पास अगला मॉडल आ जाता है इंड्यूस फिट मॉडल। ये था डी कोशलैंड 1959 को कहने वाला, जिसने कहा एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल है, रेगुलेटरी एंजाइम है, मतलब वो अपनी शक्ल को चेंज कर सकता है। तो ऐसी चीज़ जो इसके ज़रिए से वो शक्ल को चेंज करता है वो बेसिकली एलोस्टेरिक एक साइट होती है, जिसके साथ को फैक्टर जुड़ता है और अपनी शक्ल को चेंज कर लेता है एक एंजाइम अपनी एक्टिव साइट को। तो वो जो जगह उसका नाम एलोस्टेरिक है, मतलब ये रेगुलेटरी एंजाइम है। ये आगे मैं अगेन भी डिटेल में बताऊँगा। ये जो एंजाइम है लेस स्पेसिफिक है, मल्टीपल सबस्ट्रेट हाइपोथेसिस है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा सबस्ट्रेट को तोड़ने की खासियत रखता है एक एंजाइम। ये देखिए भाई, ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट है जो इसके साथ अटैच होने आ रहे हैं, कभी नहीं जुड़ सकते। ये क्या करता है, अपनी शक्ल को चेंज कर लेता है इस सबस्ट्रेट के मुताबिक, फिर उसको जोड़ता है, ES कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर उनको प्रोडक्ट बनाकर चेंज कर देता है शक्ल को, मतलब सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट के अंदर। ये जो शक्ल को चेंज करने वाला मॉडल है, जो सबस्ट्रेट के लिहाज से अपनी शेप को चेंज कर लेता है, रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं, दे आर कॉल्ड इंड्यूस फिट मॉडल है। अब बात यह है कि जितने भी एंजाइम है ना, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, और किसके लिहाज से, मेरे पास फैक्टर्स हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहला फैक्टर टेम्परेचर। आप टेम्परेचर को ज़्यादा या कम करते हैं, एंजाइम अपने काम की एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर लेता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो पॉसिबिलिटी हो जाएगी
इलास्टिक एंड कोलिजन, आपस में कोलाइड करेंगे, एटम्स आपस में कोलाइड करेंगे एंजाइम और सबस्ट्रेट, ये कोलिजन स्टार्ट हो जाएगी। और कोई भी एंजाइम एक मखसूस टेम्परेचर पे मैक्सिमम वर्क करता है, उसका ना ऑप्टिमम टेम्परेचर और कितना होता है 37 होता है। जैसे ये रिएक्शन रेट आ गया और 37 पे मैक्सिमम काम हो रहा है, ऑप्टिमम टेम्परेचर वो 37 है। अगर 37 से 38, 39, 40 अबव जाता है तो एंजाइम क्या होता है डीनेचर एट हाई टेम्परेचर, सो रेट फॉल्स रैपिडली, और रफ्तार कम हो जाएगी उस केमिकल रिएक्शन की। तो ये जितना एंजाइम का टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे एंजाइम डी नेचर हो जाएगा, उसकी जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगी। अगर टेम्परेचर कम होगा, हीट एनर्जी कोज मोर कोलिजन बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, तो आप टेम्परेचर को ज़्यादा कम करने से एंजाइम क्या हो जाएगा डिस्टर्ब हो जाएगा, या तो कोलिजन स्टार्ट हो जाएगी या वो डीनेचर हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं कोलिजन मतलब कोलाइड होना स्टार्ट हो रहा है एंजाइम और सबस्ट्रेट, एक वक्त में वो मैक्सिमम पे आ जाएगा और वो मैक्सिमम काम करेगा। अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो इतनी कोलिजन होगी एंजाइम और सबस्ट्रेट की कि वो एंजाइम क्या हो जाएगा डी नेचर हो जाएगा। अब चले जाते हैं आगे ज़रा सा, हमारे पास आ जाता है अगला फैक्टर जिसका नाम पीएच है। हर एंजाइम की एक मखसूस पीएच होती है, मतलब एंजाइम वर्क करता है ओवर पर्टिकुलर पीएच, हर मखसूस पीएच पे काम करता है हर एंजाइम। और पीएच एक मखसूस पीएच जहाँ पे मैक्सिमम काम करता है उसको ऑप्टिमम पीएच कहता है, जहाँ पे मैक्सिमम रेट होता है केमिकल रिएक्शन का। ये मेरे पास पेप्सिन है, ये अमाइलेज है, ये लाइपेस है। इसकी पीएच 2, इसकी पीएच है 7 समथिंग और लाइपेस की 12 है। मैं पीएच को या तो कम करूंगा या ज़्यादा करूंगा, तो आपने याद रखना है ज़्यादा या कम करने से पीएच की वजह से जो एंजाइम के ऊपर आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं या जो आयंस होते हैं एक्टिव साइट के ऊपर वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, मतलब आयोनिक बॉन्ड इस सेंसिटिव, और वह किसके लिहाज से होते हैं पीएच के लिहाज से होते हैं। तो अगर आप पीएच को चेंज करते हैं तो जो एंजाइम की एक्टिव साइट है उनके ऊपर जो अमाइनो एसिड है चार्ज बेरिंग अमाइनो एसिड वो भी आयोनाइजेशन अपनी चेंज कर लेते हैं। सबस्ट्रेट की आयोनाइजेशन चेंज हो जाती है। जैसे ही आपने स्लाइडली चेंज किया तो वो पेप्सिन क्या हो जाएगा डी नेचर हो जाएगा। ज़रा सा आपने चेंज किया या डिक्रीज़ किया या इंक्रीज़ किया तो आयोनाइजेशन डिस्टर्ब होगी और वो एंजाइम क्या हो जाएगा डिस्टर्ब हो जाएगा, वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर उसका चेंज हो जाएगा, मतलब वो डी नेचर हो जाएगा। मतलब आपने एक चीज़ को समझना है, पीएच को चेंज करने से एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो आयोनाइजेशन है वो चेंज हो जाती है। जब वो चेंज हो जाती है वो एंजाइम क्या हो जाता है डी नेचर हो जाता है। आपके पास एक टेबल बना होगा, ये एमसीक्यूज़ है, ये आपने लाजमी याद करना है, मैंने कुछ के लिख भी लिए हैं। जैसे पेप्सिन की ऑप्टिमम पीएच की 2 है, सुक्रेज की 4.50 है, स्लेवरी अमाइलाइज के 6.80 है, कैटालेज की 7.60 है, यूरिएज की 7 है। तो ये आपने सब की पीएच याद कर लेनी है जो कि एक टेबल में बनी पड़ी है। अब आते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन। अच्छा भाई, एंजाइम कंसंट्रेशन क्या है? हर एक केमिकल रिएक्शन की रफ्तार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंजाइम के लिहाज से, अमाउंट ऑफ एंजाइम के लिहाज से। जितने एंजाइम ज़्यादा होंगे रफ्तार तेज़ होगी। उसकी वजह जितने एंजाइम ज़्यादा हैं एक्टिव साइट ज़्यादा होगी, जितनी एक्टिव साइट ज़्यादा होगी तेज़ी से सबस्ट्रेट जुड़ेंगे, तेज़ी से प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, और इसका मतलब एंजाइम डबल होने से केमिकल रिएक्शन भी डबल हो जाता है। ये आपने याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। ये सारा मैंने लिखा भी हुआ है, तो ये सारा वही पॉइंट है सारे। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का मतलब हम सबस्ट्रेट को बढ़ा रहे हैं और एंजाइम को हमने कांस्टेंट रख दिया है। अब सबस्ट्रेट बढ़ते जा रहे हैं। अब आपको पता है केमिकल रिएक्शन स्लो होगा, एंजाइम कम है सबस्ट्रेट ज़्यादा। एंजाइम कम होने के मतलब क्या है कि एक्टिव साइट कम है, सारे सबस्ट्रेट जुड़ गए, एक्टिव साइट सारी फिलअप हो गई। अब कुछ सबस्ट्रेट वेट कर रहे हैं कि ये जो सबस्ट्रेट है ये टूटेंगे, प्रोडक्ट में चेंज होंगे, फिर उतरेंगे, फिर हम अटैच होंगे। ऐसी स्टेज को कहते हैं सैचुरेशन। दे आर कोल्ड ए सैचुरेशन। मतलब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन देखा जाए कि ऑल एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड बाय सबस्ट्रेट, नो मोर अवेलेबल स्पेस, दिस इज कॉल्ड स्टेट ऑफ सैचुरेशन है। अगर एंजाइम 10 से सबस्ट्रेट 5 थे तो आपने कहना भाई ये एंजाइम बड़ी तेज़ी से काम करेगा। सबस्ट्रेट अब 5 से 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए, 15 हो गए। अब सबस्ट्रेट बढ़ते जा रहे हैं तो एक स्टेज आएगी कि एंजाइम की सारी एक्टिव साइट फिलअप हो गई है,
अब वो सारे सबस्ट्रेट जुड़ने के बाद कुछ सबस्ट्रेट अभी रिमेनिंग वेट कर रहे हैं, उस स्टेज का नाम क्या है? दे आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैचुरेशन है। ये आपने सारे के सारे फैक्टर्स को एक दफ़ा लाजमी रीड आउट भी कर देना। मैं आपको नोट्स भी शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, आपने वहाँ भी इसको एक दफ़ा देख लेना है। हम आखिरी पॉइंट को देखते हैं और पॉइंट का नाम है इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या है? केमिकल सब्सटेंस है जो रिएक्ट करता है एंजाइम के साथ इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट, जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होता है, और टेम्परेरीली और परमानेंटली ब्लॉक कर देगा एक्टिव साइट को। ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं इनहिबिटर। पॉइजन, साइनाइड, एंटीबॉडीज़, हैवी मेटल, ये सारे के सारे इनहिबिटर हैं जो एक्टिव साइट को ब्लॉक करते हैं। अब यहाँ हमारे पास इनहिबिटर दो तरह के, एक है इरिवर्सिबल, एक है रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल ऐसे इनहिबिटर है जो कांट भी रिवर्स, जो उतरते नहीं हैं, परमानेंटली ब्लॉक करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिंकेज बनाएंगे, ये इरिवर्सिबल है। जो कैन रिवर्स, जो उतर जाते हैं, टेम्परेरीली टेम्परेरी ब्लॉक करते हैं और जो वीक लिंकेज बनाते हैं, ये रिवर्सिबल है। जो टेम्परेरी ब्लॉक करते हैं और जो वीक लिंकेज बनाते हैं, ये हमारे पास दो तरह के बेटा, एक है कॉम्पिटिटिव और एक का नाम क्या है? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है? जो कंपटीशन करेगा, किसके साथ करेगा? सबस्ट्रेट के साथ, तो ये अटैच होता है एक्टिव साइट के साथ। नॉन कॉम्पिटिटिव जो के सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन नहीं करता, जो एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं होता, अटैच ऑन अदर साइड, जिसका नाम एलोस्टेरिक साइट है, को फैक्टर वाली जगह, वहाँ पे अटैच होने वाला नॉन कॉम्पिटिटिव है। ये वाला कॉम्पिटिटिव सिमिलर है सबस्ट्रेट की तरह, ये डिसिमिलर है सबस्ट्रेट की तरह। ये जोन से उतर भी जाता है, न्यूट्रलाइज बाय इंक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जो मेरे बच्चे एक्शन बाय न्यूट्रलाइज बाय एडिंग एंटीडोट, जिसको एंटीडोट ज़्यादा देकर उतारा जाता है, वो नॉन कॉम्पिटिटिव है। क्योंकि ये तो अटैच होता है ना सबस्ट्रेट वाली जगह पर, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दो तो ये सबस्ट्रेट उतार लेता है उसको, क्योंकि वो उसकी जगह पे अटैच है। ये सबस्ट्रेट वाली जगह पे नहीं जुड़ा हुआ है, ये एलोस्टेरिक को फैक्टर वाली जगह पे जुड़ा हुआ है। इसको उतारने के लिए ऐड करना पड़ेगा एंटीडोट, और एंटीडोट ऐड करने के बाद इसको ये उतार देगा। ये कौन सा वाला? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ भाई, ये एक एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये इसके जगह पे जुड़ गया, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है जो सबस्ट्रेट की जगह पे जुड़ा है। ये एक एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, और यहाँ पे एक जोड़ा इनहिबिटर नीचे एलोस्टेरिक, ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ये आपने याद रखना है, जो एलोस्टेरिक के साथ है नॉन कॉम्पिटिटिव, और जो एक्टिव साइड के साथ है वो कौन सा होगा? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। अब एग्जाम्पल समझिएगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की। ये एक एंजाइम है जिसका नाम सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेस है। इसके साथ अटैच होता है सक्सीनेट, ये अटैच करवा दिया। सक्सीनेट के अंदर से हाइड्रोजन 2 को रिमूव करेगा और बना देगा फ्यूमेरिक एसिड। तो समझ आ जाती है, सक्सीनिक डीहाइड्रोजिनेस ये एक एंजाइम है, इसके सबस्ट्रेट का नाम सक्सीनेट है, इसके प्रोडक्ट का नाम फ्यूमेरिक एसिड है। सक्सीनेट की तरह एक बहरूपी है मलोनिक एसिड। ये जो मलोनिक एसिड है ये अटैच होगा, जैसे ही इसके साथ अटैच होता है प्रोडक्ट नहीं बनता, क्योंकि मलोनिक एसिड एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, और एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर किसका है? सक्सीनिक डीहाइड्रोजिनेस का है। यह आपने याद रखना है। सक्सीनिक डीहाइड्रोजिनेस के सबस्ट्रेट का नाम सक्सीनेट है, इसके प्रोडक्ट का नाम फ्यूमेरिक एसिड है, और सक्सीनिक डीहाइड्रोजिनेस के इनहिबिटर का नाम क्या है? मेलोनिक एसिड है। क्या नाम है? मेलोनिक एसिड है। इसी तरह हमारे पास आगे एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है, वह क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, और वो मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगा। एक छोटा सा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, वो इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आपने वो क्लासिफिकेशन वहाँ से देख लेनी है। जज़ाकल्लाहुल खैर।